नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नाम देखिए, जी हां, बंगला मेरे बाप का। ऐसे वैसे जैसे तैसे अजीत सिंह सरकार को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत तुगलक रोड बंगला उनके पिता चौधरी चरण सिंह का है। भले कि वो दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनकी विरासत के रूप में ये बंगला उन्हीं के नाम कर देना चाहिए, रहना चाहिए। हालांकि एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उन्हें यह बंगला खाली करना ही पड़ रहा है, मगर अब वो इसे संग्रहालय बनवाने के मूड में है। इसी के लिए गुरुवार को मोदी नगर में हिंसक प्रदर्शन भी हुआ और इसी के लिए उनके समर्थक आगे भी किसी हद तक जाने को तैयार है। जिस बंगले के नाम पर यह बवाल हुआ, जिस बंगले के नाम पर लाठियां बरसी, जिस बंगले के नाम पर खून बहा, जिस बंगले के नाम पर दिल्ली को पानी की सप्लाई रोकने की साजिश रची गई, उस 12 तुगलक रोड बंगले पर शुक्रवार को खामोशी पसरी थी। मगर शायद ये तूफान के पहले की खामोशी है। यहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसे स्मारक बनाने की मांग तूल पकड़ चुकी है। मगर जब इस पोस्टर के दबाव तले दबने से भारत सरकार ने इनकार कर दिया, जब शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ शब्दों में कह दिया कि दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, तब अजीत सिंह ने सीधे बातचीत का सुर साध लिया। मैं तो यही सलाह दे सकता हूं नायडू साहब को कि प्रजातंत्र में बातचीत से बहुत सी सारी चीज़ें सुलझती हैं, और अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे और चौधरी साहब के काम के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे जो उन्होंने किया देश के लिए, तो कम से कम इसमें डिस्कशन करने में तो उनको कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। दरअसल विरोधियों का कहना है कि अजीत सिंह की ये नई चाल है। एक दिन पहले वो आग में घी डाल रहे थे, एक दिन बाद बातचीत करना चाहते हैं, यानी एक तरह से सीधे सीधे सौदेबाजी। देखिए, हम अगर दिल्ली में नेताओं के स्मारक नहीं है और नेताओं के स्मारक नहीं होते तो हम भी याद नहीं कहते। अब केवल अगर चौधरी चरण सिंह ऐसे पहले वो होते जो व्यक्तित्व है कि उनके लिए मांग रहे हैं, ये परिपाटी रही है। कुछ ऐसे जो नेता जो एक कद से ऊपर उठ के जो नेता होते हैं उनके स्मारक हैं, ऐसी परिपाटी है इस देश में। और चौधरी चरण सिंह तो उस वर्ग का, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है संसद। सुप्रीम कोर्ट जो अगर गवर्न करे इस देश को, तो फिर जरूरत क्या है इस संसद की? ये भंग हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी और जो प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट की आवश्यकता कहाँ है देश में? शतरंजी चालों में एक चाल ये भी थी, हंगामा बरपाने और सरकार को झुकाने की। गुरुवार को मुरादनगर में चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाने की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी गंग नहर पर इकट्ठा हो गए थे। प्रशासन की चौकसी के बावजूद वो दिल्ली को पानी की सप्लाई रोकने पर आमादा थे। सड़कों पर जाम था, लोग बेहाल, मगर इनकी एक ना चली। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा, जो हाथ लग गए उनकी जमकर खबर ली। मगर प्रदर्शनकारी इस कदर बौखलाए हुए थे कि पुलिस से सीधी टक्कर के मूड में थे। घंटों तक ये मुठभेड़ जारी रही। आंसू गैस छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठियां भांजी गई, तब जाकर स्थिति काबू में आई। मगर बाद का मंजर कुछ यूं था, कोई घायल, कोई लहूलुहान। निश्चित तौर पे अगर सरकार इसको खाली करा के दूसरे को अलॉट करती है तो क्या करें? चलो, वो तो जो डेमोक्रेसी में होता, जो आंदोलन का एक राह है, हम तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। एक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन में हम विश्वास करते हैं, वो मूवमेंट करेंगे हम। खैर, प्रदर्शनकारियों को मुंह की खानी पड़ी। दबाव बनाने की राजनीति खुद इन्हें ही दर्द दे गई। धक्का अजीत सिंह को भी लगा है, क्योंकि उनकी मांग का समर्थन करने वाले इक्के दुक्के ही हैं। दरअसल वर्षों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब दिल्ली के लुटियन जोन्स में कोई स्मारक नहीं बनेगा। अजीत सिंह को तब याद नहीं आई थी कि उनके पिता के साथ अन्याय होगा। अब जबकि उस बंगले को उन्हें खाली करना पड़ रहा है, तब उन्हें याद आया कि यहाँ स्मारक बनना चाहिए। कोई सरकार को समर्थन देने की कीमत वसूलने के लिए 3 बंगलों को जुड़वाकर स्मारक बनवाता है, तो कोई बंगले पर कब्जा करने के लिए लोकसभा स्पीकर होने की ताकत का इस्तेमाल करता है। चौधरी चरण सिंह के समर्थकों को भी उनके स्मारक बनाने की याद तभी आई जब अजीत सिंह से यह बंगला खाली कराया जाने लगा। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ल्यूटियंस की नई दिल्ली स्मारकों की नगरी बन जाएगी और मंत्रियों और सांसदों को अपना कोई और ठिकाना खोजना होगा।
पंकज उपाध्याय के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। मगर ये सिर्फ 12 तुगलक रोड बंगला ही नहीं है जिसे लेकर विवाद है। विवाद इसके पहले भी कई बंगलों को लेकर रहे हैं और आगे भी कई विवाद उठते दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर जगजीवन राम के बंगले को भी मीरा कुमार ने संग्रहालय का दर्जा दिला दिया। विरोध तो हुआ मगर सरकार उनकी थी, सो सब बातें बेअसर रहीं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का बंगला भी अभी तक खाली नहीं हुआ है। नोटिस वहां भी इसी तरह से भेजी गई है। कोई अपने बाप के नाम पर बंगले का मालिक बना रहना चाहता है, कोई अपने दादा के नाम पर। हर किसी को बंगला चाहिए, किसी को पिता के नाम पर, किसी को पार्टी दिग्गज के नाम पर। जरूरत हो या ना हो, लेकिन हक जताने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। बंगला खाली करने का विवाद भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के साथ भी जुड़ा। 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर बने इस सरकारी बंगले को मीरा कुमार ने स्मृति भवन बनाने की मांग उठाई। काफी बवाल के बाद ये बंगला 2038 तक बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया। हम खड़े हैं बाबू जगजीवन राम मेमोरियल ट्रस्ट के बाहर। ये बहुत बड़ा सरकारी बंगला है, टाइप 8 बंगला है। मंत्रियों को ये बंगला अलॉट किया जाता है। इसके आसपास भी काफ़ी बड़े बंगले हैं जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। सरकार के काफ़ी सीनियर मंत्री भी इस बंगले के आसपास रहते हैं। इस बंगले में कोई गतिविधि नहीं हो रही है, ना है पर यहाँ पर कोई दफ्तर है, ना कोई लोग आते हैं। ये इतना बड़ा पूरा बंगला सिर्फ ट्रस्ट के नाम पे लिया हुआ है। फिलहाल हम देख रहे हैं कोई नहीं आता, ना अंदर कोई अधिकारी बैठा है, ना कोई दफ्तर चल रहा है। बस एक सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ पर मौजूद रहता है। कुछ यही हाल बहुजन समाज पार्टी के काशीराम की याद में 3 बंगलों को मिलाकर बनाया गया बहुजन प्रेरणा केंद्र का भी है। ये विवादों से अपना पीछा अभी तक नहीं छुड़ा पाया है। बहुजन प्रेरणा केंद्र इसे नाम दिया गया है और इसमें नीचे से लिखा भी गया है कि मैनेज्ड बाय बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट। जब ये तीनों बंगलों को एक कर दिया गया तब बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी। ये कहा जा रहा था कि यूपीए सरकार ने बहुजन समाजवादी पार्टी को एक पॉलिटिकल गुडविल जेस्चर दिया है, क्योंकि 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन मिस मायावती का कहना है कि ये तमाम अटकलें हैं जो कि एंटी दलित फोर्सेस हमेशा से बढ़ाती हुई आई हैं। उनका ये भी कहना है कि तमाम रूल्स रेगुलेशंस को माना गया था, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा दाखिल करे गए कई सवालों के जब जवाब आए तो वो भी चौंकाने वाले थे। उसमें साफ साफ सामने आया कि कई रूल्स एंड रेगुलेशंस को अनदेखा किया गया। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों और पार्टी दिग्गजों की याद में स्मृति भवन की इजाजत मिलने के बाद अब अजीत सिंह भी उसी राह पर चल पड़े हैं। अजीत सिंह दलील दे रहे हैं कि काशीराम, लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम की स्मृति में हाल ही में स्मृति भवन बनाए गए हैं, इसीलिए चौधरी चरण सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए उनका भी स्मृति भवन बनाया जाए। बंगलों के बवाल का हाल ये है कि राजनीति के पूर्व दिग्गजों की यादों पर विवाद लगातार हावी होते जा रहे हैं। अशर खान के साथ पंकज उपाध्याय, दिल्ली आज तक। मोदी लहर में अजीत सिंह चुनाव हार गए, लेकिन जाट समुदाय अजीत सिंह के बंगले के लिए लड़ने मरने को तैयार है। आखिर क्या है इसके पीछे? क्या अजीत सिंह ने कोई कार्ड खेला है? तो इसके लिए चौधरी चरण सिंह को भी जान लेते हैं, उनकी शख्सियत पढ़ लेते हैं। अजीत सिंह ने बंगले को चौधरी चरण सिंह की धरोहर बताकर उसका रुख जाट समुदाय की तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जाट समुदाय की राजनीति करते आए थे। लिहाजा जाट समुदाय ने जैसे अहंकार की लड़ाई मान ली है। एक तरफ बंगले को स्मारक बनाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ जाट समुदाय भिड़ रहा है। अब सियासत के अंकुर हरियाणा में फूट पड़े हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट वोट की खातिर जाट समर्थकों की हां में हां मिला रहे हैं। हरियाणा में चुनाव पास है और राजनीति अब जाट समुदाय की हो चली है। अजीत सिंह इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जरा चौधरी चरण की शख्सियत भी जान लेते हैं और विरासत का लेखा जोखा भी।
आजादी के बाद देश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का नाम एक कद्दावर किसान नेता, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन समय बदला तो जाट नेता के तौर पर उन्हें जाना जाने लगा और अब नई पीढ़ी उनसे करीब करीब अनजान हो चली है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी उनके नाम पर राजनीति की जाती है। चौधरी चरण सिंह देश के चौथे प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज 5 महीने और 17 दिन ही इस पद पर रह सके। ये भी दुर्भाग्य है कि वो अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने एक दिन भी लोकसभा का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध के कारण जाने जाते थे। उन्होंने किसानों की लड़ाई को मजबूती के साथ रखा और यही वजह है कि उन्हें किसान नेता के तौर पर जाना जाता है। 1967 तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। 1987 में चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उनकी पार्टी लोकदल का नया अध्यक्ष उनके बेटे अजित सिंह को चुना गया। अजित सिंह पर जब भी कोई संकट आता है तो वो पिता की विरासत यानी जाट राजनीति पर खेल जाते हैं और जब उन्हें बीजेपी की लहर में लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकारी बंगला खाली करना पड़ रहा है तो उन्होंने इसे भी जाटों के सम्मान से जोड़ दिया है और इसलिए ये तूफान खड़ा हो गया है। आज तक ब्यूरो।